नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी दोलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पहला प्रश्न है, समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? और यहाँ पे ऑप्शन है ए प्रकार, बी डिवाइडर, सी स्पाइरोग्राफ और डी सेट स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं, समांतर रेखाओं की बात, तो समांतर रेखाओं को खींचने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में देखते होंगे, दो ट्रायंगल शेप में मापनी मिलती है आपको। लगभग मैं ये समझता हूँ कि 50% स्टूडेंट अपनी लाइफ में उनका उपयोग ही नहीं कर पाते, या उपयोग क्या है उनका ये भी नहीं जान पाते हैं। तो ये जो सेट स्क्वायर होते हैं, इनका उपयोग समांतर रेखाओं को खींचने के लिए किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, प्राविधिक कला में ग्राफ के माध्यम से अक्षर W कितने अनुपात में लिखा जाता है? जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल हमारे चैनल पर प्राविधिक कला के अंतर्गत अक्षर लेखन के वीडियो चल रहे हैं, और आने वाले समय में बचे हुए जो अक्षर हैं उन पे भी हम वीडियो लाएंगे। तो यहाँ पर W अक्षर की बात हो रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो अनुपात होता है ग्राफ में लिखने का, वो 7:1, 7:3, 7:4 और 7:5, ये 4 अनुपातों में लिखे जाते हैं। ज़्यादातर 7:4 में लिखे जाते हैं। 7:1 में लेटर I लिखा जाता है, 7:3 में लेटर J लिखा जाता है, और जो 7:5 है इसमें लेटर M और W लिखा जाता है। तो यहाँ पर W के अनुपात के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 7:5। अब आगे सवाल देखते हैं, प्राविधिक कला में दीर्घवृत्त को कितनी विधियों से निर्मित किया जाता है? जो दीर्घवृत्त होते हैं उनको 3 विधियों से निर्मित किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसका उत्तर बता देता हूँ मैं आपको 3 विधियों से। पहली विधि है वृत्ताकार विधि, दूसरी है आयताकार विधि, और तीसरी है चापों के माध्यम से। चौथा प्रश्न देखते हैं, चित्र बनाते समय पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? जब हम चित्र बनाते हैं तो पेंसिल किस डिग्री में पकड़ते हैं अमूमन ज़्यादातर? तो वो उसका उत्तर हो जाता है 15 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन है, ठोस ज्यामिति आकृति कहलाती है एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या उपरोक्त सभी? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ठोस जो ज्यामिति होती है वो 3D होती है, यानी 3 डायमेंशन। तो उत्तर हो जाता है C, त्रिआयामी। अब यहाँ पे ठोस ज्यामिति जो पूछा हुआ है, ये ठोस ज्यामिति होती क्या है? तो जो ठोस ज्यामिति होती है, जैसे आप मूर्ति हो गई या कोई पत्थर हो गया, यानी कि जिसमें 3 आयाम आपको दिखते हैं, वो ठोस ज्यामिति कहलाती है। यानी कि जैसे आपका भवन हो गए, या पेन हो गई, या मूर्तियाँ हो गई, ये सब त्रिआयामी हैं। तो ये 3D जो होते हैं वो ठोस ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु के आधार का आकार कैसा होता है? वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या वृत्ताकार? तो जो शंकु होते हैं, यानी कि कोन्स होते हैं जो इस तरीके के, उनके जो आधार होते हैं, नीचे का भाग होता है, ये इस तरीके का होता है, गोलाकार, ऐसे वृत्ताकार। तो ये पूछा हुआ है इसमें, तो ये वृत्ताकार होता है। जैसे आप बर्थडे कैप लेते हैं ना, ठीक वही चीज है ये। नेक्स्ट है, एक घन के कितने किनारे होते हैं? यानी कि जो क्यूब होता है उसके कितने किनारे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 12 उसके किनारे हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जिस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई होती है उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ पर देखिए आप, लंबाई, हाइट, विड्थ और ये सब मोटाई पूछी भी है इसमें। तो ये जिन वस्तुओं में होती है उन्हें क्या कहते हैं?
यानी कि जिस वस्तु की लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है उसे क्या कहते हैं? घन यानी क्यूब, वर्ग स्क्वायर, पिंड या घन क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाता है पिंड। कई सारे जो हमारे छात्र हैं वो बार बार कहते हैं घन होना चाहिए, घन होना चाहिए, लेकिन मैं उनकी जिज्ञासा को शांत कर देता हूँ, ये घन नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पूछा हुआ है कि जिस वस्तु की लंबाई चौड़ाई और मोटाई होती है, यानी कि कोई भी वस्तु हो सकती है, वो एक पत्थर का टुकड़ा भी हो सकता है, यानी कि किसी भी आकार का हो सकता है, चाहे वो छोटा है टेढ़ा है, यानी कि उस पत्थर की लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और पूरी मोटाई भी होगी उसकी। तो ये सब चीज़ें होती हैं पिंड में, है ना। और पिंड के अंतर्गत ही घन भी आ जाता है। अगर यहाँ पर पिंड नहीं होता ऑप्शन में तो आप घन बोल सकते हैं, लेकिन जब पिंड है तो आपको पिंड ही सही आंसर देना होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, समतल ज्यामितीय आकृति कहलाती है एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये जो समतल ज्यामिति होती है वो द्विआयामी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाई जाते हैं? तो जो साधारण मापनी होती है उस पर 2 प्रकार के माप होते हैं। जब आपको मापनी पढ़ाएंगे तो उस समय आपको मापनी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने वर्गों की है? अब यहाँ पे ये पूछ रहा है, जो आजकल हम चल रहे हैं अक्षर लेखन में, तो हम बताते हैं आपको कि 7 अनुपात, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे वो 5 हो या 4 हो। तो ये जो होती है ये वाला, ये तो उसकी चौड़ाई होती है। तो ऊंचाई पूछ रहा है तो ऊंचाई हमेशा 7 वर्गों में चलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है 7। ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो वीडियो अभी चल रहे हैं हमारे करंटली, उनमें जाकर के आप अक्षर लेखन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकर्ण मापने पर कितने प्रकार की माप दिखाई जा सकती है? तो विकर्ण माप, जो साधारण मापनी होती है उसमें 2 होती है और विकर्ण मापनी में 3 होती है। विकर्ण मापनी का जब टॉपिक आएगा तो आपको पूरी विस्तार से विकर्ण मापनी भी हम समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन के कितने फलक होते हैं? अब घन यानी कि क्यूब या डाइस बोल सकते हैं आप। तो एक घन में कितने फलक होते हैं यानी कि साइड होते हैं? तो ये होते हैं 6। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आपने अगर लूडो का पासा देखा होगा, डाइस देखा होगा, तो आप इस तरीके का डाइस होता है, तो आपने देखा होगा कि लूडो में हर डाइस पे एक नंबर लिखा होता है। तो अगर आप हर नंबर को भी पकड़ते हैं तो भी आप सही उत्तर में पा जाएंगे 6। यानी कि एक साइड 1 होगा लिखा हुआ, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अधिकतम 6 अंक तक उसमें लिखे होंगे, यानी कि हर साइड पे बढ़ते हुए क्रम में एक नंबर लिखा होता है। और दूसरी बात, अगर आप डाइस को देखते हैं, ये तो हो गया हमारे घन के कितने फलक होते हैं 6। और दूसरी बात है, अगर डाइस से संबंधित अगर आपको कोई प्रश्न आता है, वैसे तो अभी टेक्निकल आर्ट में नहीं आता लेकिन ये रीजनिंग में आ जाता है, तो आपने देखा होगा कि अगर 3 नंबर एक डाइस पे लिखा हुआ है तो उसके जस्ट अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? 4 लिखा होगा। यानी कि 4, 5, 6, 7, यानी कि कभी भी उल्ट जो विपरीत साइड होते हैं डाइस के, उनका जो टोटल होता है वो 7 हो जाता है। जहाँ 6 लिखा होगा उसके जस्ट अपोजिट में 1 लिखा होगा। किसी भी तरीके से आप उसको देखेंगे। अगर 5 लिखा होगा तो उसके पीछे जस्ट अपोजिट में 2 लिखा होगा। यानी कि आप अगर डाइस के अपोजिट हिस्सों को जोड़ें तो आपको उनका टोटल मिल जाएगा 7। तो ये तो डाइस से संबंधित थी। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? जो हमारी साधारण ईंट होती है, ब्रिक होती है, वो कैसी होती है? वो होती है आयत में, लंबाई होती है उसकी इस तरीके से। ईंट पता ही है आपको, ये आयताकार होती है, तो उसका सम्मुख दृश्य होता है आयत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। ठीक है, यदि लकड़ी के ब्लॉक अक्षर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो लकड़ी के डंडे की काट क्या होगी। तो जब ये वाला जो प्रश्न है ये भी अक्षर लेखन में आता है सिमेट्रिकल वाले में। तो सिमेट्रिकल वाला जब हमारा टॉपिक अब नेक्स्ट 1-2 दिन में सिमेट्रिकल भी स्टार्ट हो जाएगा तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। तो अगर ये वाला प्रश्न आता है तो इसका उत्तर जाता है 1 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए आप, ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, जैसे हमने कहा था कि अनुपात 7 में होता है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है यानी कि 7:4 वाला ये कोई अक्षर है, और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। तो जो मोटाई होती है वही अनुप्रस्थ काट में गिनी जाती है, यानी कि मोटाई अगर 1 सेंटीमीटर है तो जो डंडे की काट होगी वो 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस प्रकार से इस सवाल बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। जो 16वां प्रश्न है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। ये भी आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी खाने हम लिखते हैं, जो भी हम ग्राफ में लेटर लिखते हैं, तो एक लेटर या दूसरे लेटर के बीच में जो हम गैप देते हैं वो हम एक खाने का गैप देते हैं। ये आप अगर हमारा वीडियो देख रहे हो आजकल, अभी इस वीडियो से पहले का वीडियो अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे जब हम लेटर राइटिंग कर रहे होते हैं, अक्षर लेखन कर रहे होते हैं। एक पुंजीय रेखाएं कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं। एक पुंजीय रेखाएं होती हैं वो कैसा प्रभाव उत्पन्न करती हैं, प्रसार। ठीक है, ये प्रसार वाले। अब एक पुंजीय रेखाएं कैसे होती हैं, वो इस तरीके से निकली हुई होती हैं, यानी कि जैसे कोई रेज निकलती है, तो ये प्रसार है, फैलाव दिखाती है। सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए अभी जो आपका ज्योमेट्रिकल का पाठ्यक्रम है उसमें जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के से भी आपको प्रश्न वो पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा उपकरण किस काम के लिए है और उसका उपयोग क्या है और उस उपकरण से संबंधित फैक्ट क्या होते हैं। तो अगर आपने सेट स्क्वायर देखा होगा तो हमारे जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स होता है उसमें 2 सेट स्क्वायर होते हैं, एक थोड़ा छोटा वाला होता है और एक थोड़ा लंबा वाला होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो जो ये वाला कोण होता है ये समकोण है, यानी कि 90 डिग्री वाला होगा। ठीक है, 90 डिग्री वाला होगा। और ये वाले दोनों कोण क्या होंगे, 45 के होंगे, 45 के होंगे। फिर ये वाला 90 का होगा और ये एक हो जाता है इसमें 60 का और एक हो जाता है 30 डिग्री का कोण। ठीक है, ये 90 हो गया। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो अगर आप इनको जोड़ दें 60, 30 और 90, तो इनका जोड़ आ जाता है 180। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी, 180। 180 हमारा 180 डिग्री, सेट स्क्वायरों के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। सामान्य चांदे यानी प्रोटेक्टर से अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। देखिए आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे सामान्य शब्द भी जोड़ा गया है, यानी कि प्रोटेक्टर 2 प्रकार के होते हैं। एक जो नॉर्मल हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में आते हैं जो सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, और एक होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो उपयोग किया जाता है, पूरे के पूरे गोल होते हैं। तो जो हमारे पास होता है उसमें अधिकतम कितने डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, उसमें अधिकतम बनाया जाता है 180 डिग्री का कोण। और जो इंजीनियरिंग वाला होता है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि हमारे पास इतने जो इंजीनियरिंग डिग्री वाला है वो उपयोग में नहीं होता सामान्य रूप से, तो हम लेते हैं सामान्य प्रोटेक्टर जिसमें 180 डिग्री का कोण बनाया जाता है। अब है निम्न पेंसिल में से कौन सी पेंसिल सबसे अधिक डार्क हो गई है।
तो 2B, 4B, 6B, 8B। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आप बढ़ते हुए क्रम में जाओगे, जितना बड़ा नंबर होगा उतनी वो डार्क चलती है। तो ये 8B हमारी सबसे डार्क पेंसिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटैलिक अक्षर होते हैं मोटे, पतले, तिरछे, उभरे। और ये बहुत ही आसान सवाल है। लगभग जितने भी कंप्यूटर या टेक्नो सेवी हैं वो जानते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये क्या चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इटैलिक जो होते हैं वो तिरछे होते हैं, ठीक है। ऐसा समक्षेत्र जो गोल रेखा से घिरा रहता है कहलाता है। ऐसा समक्षेत्र जो गोल रेखा से घिरा रहता है कहलाता है। तो अब देखिए क्या कहलाता है, गोला, गेंद, बेलन या वृत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाता है वृत्त। सामान्यतः चारकोल का रंग होता है लाल, काला, नीला और हरा। देखिए चारकोल जो होता है वो एक किस्म का कोयला होता है, और कोयला जो होता है वो काला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चारकोल कैसा होता है, काला रंग का होता है, ब्लैक। सामान्यतः ज्यामिति बॉक्स में मिलने वाली स्केल किस माप की होती है। जो हमारे पास ज्यामिति बॉक्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल बॉक्स होते हैं, उनमें जो हमें स्केल मिलता है, यानी कि जो फीटा होता है, पैमाना होता है, वो किस माप का होता है, ये पूछा हुआ इस प्रश्न में। 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 15 सेंटीमीटर। अब ये 15 सेंटीमीटर इसकी माप क्यों रखी गई है, सीधा सा जवाब है। अगर आप बड़े वाला स्केल लेते हैं, इसके दुगने वाला, वो 30 सेंटीमीटर का स्केल हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि ज्योमेट्रिकल बॉक्स के अंदर जो पैमाना या स्केल रखा होता है वो 15 सेंटीमीटर का इसीलिए रखा होता है क्योंकि वो कैरी करने में आसान हो जाए, ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर वो फिट हो जाए, इसीलिए उसको 15 सेंटीमीटर का ही रखा जाता है। और जो लूज़ में मिलते हैं बड़े वाले, तो वो 30 सेंटीमीटर से शुरू हो जाते हैं और बहुत बड़ी माप तक के भी होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से अक्षर को दर्पण में देखने पर उसके प्रतिबिंब में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि मिरर इमेज है, रीजनिंग का सवाल भी यही है। कौन से अक्षर को दर्पण में देखने से प्रतिबिंब में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि साइड में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर दर्पण किस तरीके से लगाना है, दर्पण आपको नीचे से नहीं लगाना, आपको दर्पण लगाना है इस तरीके से, यानी कि ये हमारा दर्पण है। अगर आप एन में लगाते हैं दर्पण तो उसकी साइड चेंज हो जाती है, ठीक है। ये एन इस तरीके से दिखेगा आपको। और अगर आप जेड में लगाते हैं तो जेड आपको इस तरीके से दिखेगा। और अगर आप बी में लगाएंगे तो बी आपको इस तरीके से दिखेगा। तो इसमें जो एम है उसके साइड चेंज नहीं होंगे, वो आपको इस तरीके से ही नज़र आएगा। अब आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो अंग्रेजी में अक्षर हैं, जैसे वी हो गया, ए हो गया, ठीक है, एच हो गया, आई हो गया, डब्ल्यू है, एक्स हो गया, वाई हो गया, टी हो गया, ये कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनके अगर आप मिरर इनके साइड में रखते हैं तो इनके जो इमेज हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरीके से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि किन में परिवर्तन होता है और किन में परिवर्तन नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी रेखा किस भाव को प्रदर्शित करती है। देखिए रेखाओं से संबंधित भी सवाल आएंगे, कोणीय रेखा, पुंजी रेखा, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, यानी कि डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और इनके जो मूड होते हैं, इनके भाव होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो यहाँ पर खड़ी रेखा किस भाव को प्रकट करती है, तो खड़ी रेखा जो होती है वो गौरव को प्रकट करती है, यानी कि गौरव जो इसका भाव है, गौरव को प्रकट करने वाली होती हैं खड़ी रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कोण, त्रिज्या, कर्ण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए दो किरणें यानी कि दो रेज हैं के बीच के झुकाव को पूछ रहा है, यानी कि एक रेखा हमारी ये है, वो किसी भी तरीके से होती है, और दूसरी रेखा ये है, या ऐसे भी हो सकती है,
तो इनके बीच के जो झुकाव है उनको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है कोण। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस कोण का मान 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, कौन से कोण कहलाते हैं? तो ये जो एंगल वाले सवाल हैं इसको आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पुटअप किए ही जाएंगे। तो इस जो सवाल है 180 डिग्री से अधिक और 300 डिग्री से कम, तो ये हमारा बृहत कोण हो जाता है। इसका सही उत्तर है ये। जिस कोण की माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, कौन से कोण कहलाते हैं? तो जो समकोण होता है वो 90 डिग्री का हो जाता है, शून्य कोण 0 वाला हो जाता है, और न्यून कोण जो है वो 0 डिग्री से अधिक यानी कि 1 डिग्री से 89 डिग्री तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 1 डिग्री से 89 जो डिग्री तक के जितने भी कोण बनेंगे वो आपके न्यून कोण बनेंगे। ठीक है, तो ये न्यून कोण हो जाता है आपका। और आखिरी उत्तर है, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, दो असमांतर रेखाओं को मिलाने वाली या मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? कोण, आयत, कर्ण या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये वही सवाल था जो अभी हमने ऊपर किया था, दो जो किरणों से मिलने वाली है, जो झुकाव हो गया, दो किरणों का झुकाव क्या होता है। तो इसी प्रकार ये पूछा था, दो असमांतर रेखाओं को मिलाने से कौन सी आकृति बनती है? तो ये कोण बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज 30 प्रश्न देखे कि जो ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो ये था हमारे आज का तुलिका दर्शन चैनल का अंक। आपको ये अंक हमारा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।